जय हिंद दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं यूनिट 2 भाषा के शिक्षण सिद्धांत। उसी शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आज विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वो सिद्धांत होते हैं। बाउ बाउ का सिद्धांत, पूपो सिद्धांत, यो 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 ही हो सिद्धांत, लाला सिद्धांत, टाटा सिद्धांत, बेबल लक सिद्धांत और डिवाइन गिफ्ट सिद्धांत और चॉमस्की का भाषा अर्जन करने का सिद्धांत। ये हम सीटीपी में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। परंतु उससे पहले कुछ अन्य सिद्धांत और हैं, मैं उनको पहले आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये जो सिद्धांत आपके पास मैंने 10 सिद्धांत के नाम लिखे हैं, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और भी सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत या सहचर या अनुबंध का सिद्धांत। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इनकी बुक है वर्बल बिहेवियर। 1957 के आसपास इन्होंने लिखी है। इस बुक में व्यवहारवादी भाषा अधिगम सिद्धांत के विषय में लिखते हैं वो। स्किनर ने पावलोव के अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, से प्रेरित होकर उसमें कुछ परिवर्तन लाकर क्रिया प्रसूत सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन किया है। स्किनर स्किनर के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन तथा व्यवहार को सीखने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे क्रिया प्रसूत कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशन कहते हैं। कुछ बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, आपको उनको सीखना है, ध्यान देना है। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्टेटस बनाइए अपना, या मेरी थोड़ी-सी मदद कीजिए ताकि चैनल थोड़ा ग्रो हो पाए। और आप लोगों की मुझे मदद की आवश्यकता है और मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। हमारी ये जो तैयारी है, ये 10 तारीख की तैयारी है, 10 नवंबर, और उसके साथ-साथ में 14 दिसंबर। इस समय सीटेट का एग्ज़ाम होना है और इस समय एमपी टेट का एग्ज़ाम होना है। ठीक है? और इन सभी में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। व्यवहारवादियों का मानना है कि भाषा सीखना कुछ और सीखने से अलग नहीं है। यह उत्तेजना, प्रतिक्रिया, सुदृढ़ीकरण, पुनरावृत्ति प्रक्रिया द्वारा गठित एक आदत बन जाता है। व्यवहारवादियों का मानना है कि बच्चा अपने परिवार, आस-पड़ोस और अपनी प्रकृति के संपर्क में आकर भाषा सीखता है। मतलब जो आस-पास में माहौल है, जो लोग हैं, वो उनसे ग्रहण करके सीख लेता है, वो जो कुछ बोल पा रहे होंगे। अब वो नकल करके सीख रहा होता है, तो इसमें एक दोष होने के कारण होता है, और वो दोष ये है कि अगर मान लीजिए त्रुटिपूर्ण भाषा है, तो वो त्रुटिपूर्ण ही ग्रहण कर लेगा उसको। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। अनुबंधन के सिद्धांत, भाषा विकास के अनुबंधन या सहचर का बहुत योगदान है इसमें। शैशवावस्था में बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी थी थोड़ा सा। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं अमेरिका के, जिन्होंने क्रिया प्रसूत प्रेंट कंडीशनिंग थ्योरी विकसित की है। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को समझाने में मदद करता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण में होने वाली घटनाओं के आधार पर सीखता है। यह सीखने की क्रिया ऑपरेंड के परिणामों पर आधारित होती है। मतलब जो हम सीख रहे हैं उसी के आधार पर होगी। मुख्य बिंदु क्या है? क्रिया ऑपरेंड व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया। परिणाम क्या है? रिइंफोर्समेंट क्या है? क्रिया के बाद होने वाला परिणाम। पुरस्कार रिवॉर्ड क्या है? सकारात्मक परिणाम। दंड क्या है? नकारात्मक परिणाम। तो ये होते हैं इस थ्योरी से प्राप्त कुछ बिंदु। स्किनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। व्यक्ति कोई क्रिया करता है, उस क्रिया का परिणाम प्राप्त होता है फिर उसे, और सकारात्मक होता है तो उस क्रिया को दोहराता है, और अगर नकारात्मक होता है तो उस क्रिया को छोड़ देता है। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने अपने प्रयोग में एक बॉक्स का उपयोग किया जिसमें स्किनर बॉक्स कहा जाता है। उसमें एक चूहा चूहा रखा और कुछ क्रियाएं करने के लिए उसको प्रेरित किया। तो पनीर का टुकड़ा वगैरह दूसरे छोर पर रखा था। ये बहुत एक प्रक्रिया है जो हम बाल विकास वाली क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ सिर्फ इसको पढ़ लीजिए और आगे बढ़ते हैं। स्किनर के सिद्धांत के अनुप्रयोग।
कहाँ-कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, मनोविज्ञान के और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अनुकरण का सिद्धांत नंबर 2। अनुकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत को लाने वाले 3 लोगों ने मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के पर अपने अभिमत रखे हैं। चैपनीज़, सर्ली, कर्टी तथा वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी देखते हैं क्या है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, इन चारों वैज्ञानिकों के अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने अनुसरण के द्वारा, अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज को धारण कर लेना। भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। इनका मत है कि बालक अपने परिजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसा कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा होगा उसको वैसा ही ग्रहण कर लेता है। जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है उसे बच्चे उसे बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष होता है, तो बालक भी उस दोष को परिलक्षित कर लेता है, यथावत एडॉप्ट कर लेता है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसको अनुकरण कहते हैं। अनुकरण का सिद्धांत, जिसको इमिटेशन थ्योरी कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि लोग अपने वातावरण में मौजूद दूसरों की क्रिया और व्यवहारों को देखकर उनकी नकल करके सीखता है, या नकल करके, या अभ्यास या प्रयास करके नहीं होगा। अनुकरण के मुख्य बिंदु होते हैं, सबसे पहला देखना, ऑब्जर्वेशन करना, अनुकरण करना, इमिटेशन करना और सीख लेना। पहले देखना, अनुकरण करना और सीख लेना, ये 3 स्टेप्स है। देखना, लोगों को क्रिया करते हुए देखना। लोगों ने की गई क्रियाओं को हम या जो देखने वाला व्यक्ति है वो नकल कर लेगा और उसका अनुकरण कर लेगा, उसी के जैसे चीजें करना शुरू कर देगा। अनुकरण के प्रकार, प्रत्यक्ष अनुकरण होता है, डायरेक्ट इमिटेशन होता है, सीधे दूसरे की नकल कर लेना। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इमिटेशन, दूसरे की क्रियाओं को देखकर और उनके परिणामों को समझकर फिर सीखना। पहले तो उनकी क्रियाओं को देख लेना और सीधा सीख लेना, या फिर उनकी क्रियाओं को देखकर उनकी जो गलतियां हैं उनसे परिणामों को जानकर सीखना और फिर उनमें से कुछ चीजों को एडॉप्ट करना। सामाजिक अनुकरण, सोशल इमिटेशन, समाज समाज में मौजूद मूल्यों और नियमों को अपनाना। अनुकरण के सिद्धांत के प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन रहे हैं? तो 3 लोग रहे हैं, अल्बर्ट बांडुरा, जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और बंडूरा। अनुकरण के सिद्धांत के अनुप्रयोग कहाँ-कहाँ होते हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, मनोविज्ञान में है और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी है। तीसरा सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा और रुचि का मतलब ये होता है कि अगर बच्चे की रुचि किसी विषय वस्तु को पढ़ने या सीखने में है, तो उसे बहुत तेजी से सीखते हैं, और अगर नहीं है, तो थोड़ा धीरे सीखते हैं। सीखते तो हैं, पर समय लगता है। हाँ, हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चे की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थियों की वो भाषा नहीं सिखा जा ही सकती, बिल्कुल नहीं सिखाई जा सकती। साथ ही भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करें, मोटिवेशन देते रहें, ताकि आवश्यकता होता है, ताकि भाषा सीखने में के प्रति उनके उत्साह और रुचि बनी रहे। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत बताता है कि लोगों की क्रियाएं और व्यवहार उनकी आंतरिक और बाह्य प्रेरणाओं से प्रभावित होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में ऐसा है कि अंदर से अगर वो प्रेरित है, और बाह्य मतलब होता है दंड वगैरह, पुरस्कार वगैरह, ये सब चीजें हो सकती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की रुचि और अभिप्रेरणा दोनों ही उसके व्यवहार और क्रियाओं को निर्धारित करते हैं। जब व्यक्ति की रुचि और अभिप्रेरणा दोनों ही एक साथ काम करते हैं, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक सफल होता है। समझ रहे हैं आप लोग? शिक्षक के तौर पर कार्य करने वाले हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत बालकों में सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह बनाए रखती है। इसलिए अधिकतर शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा शिक्षण में इस सिद्धांत को अपनाए जाने की सिफारिश की है। क्रियाशीलता का मतलब ये होता है कि बच्चे एक्टिव है या नहीं है, क्रियाशील है या नहीं है। कक्षा में इस बात को जानने के लिए पाठन करते समय बीच-बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए, या फिर अचानक से किसी बच्चे को खड़ा रहकर कह दीजिए कि भई बताइए, मैं कौन-सी पंक्ति में, कौन से पैराग्राफ में किस पंक्ति को पढ़ रहा हूँ। इसका अर्थ मैंने क्या बताया था बताइए। मौखिक और लिखित कार्य करवाते रहें उनसे, या फिर स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रमों में उन्हें भागीदारी के लिए कहें। तो उससे उनकी क्रियाशीलता का पता चलेगा। अगर आपने कोई नाटक पढ़ाया है ना? छोटे बच्चे हैं, भले ही छोटा-सा नाटक है, कोई कहानी है या कोई कविता है,
तो उस कविता को हमारे जो साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं स्कूल के वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहे उन्हें, तो उसकी क्रियाशीलता का पता चल जाएगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत एक्टिविटी थ्योरी कहती है कि व्यक्ति की क्रियाएं और गतिविधियां उसके सीखने और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति अपनी क्रिया और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है और अपने वातावरण के साथ बातचीत करता है। वातावरण मतलब ये होता है कि जो उसने सीखा है, और अगर मान लीजिए वातावरण वैसा है तो वो उनसे वो चीजें एक्सचेंज करते हैं, बच्चों को बताते हैं, उसी को वातावरण से बातचीत कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कौन-कौन थे इस सिद्धांत के लिए? तो जॉन डेवी, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इन्होंने इस पर काम करने के लिए कह सकते हैं। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? क्रियाशीलता सीखने का माध्यम है। व्यक्ति अपनी क्रियाओं के परिणामों से सीखता है, परिणामों से। क्रियाशीलता व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ बातचीत करने में मदद करता है। क्रियाशीलता व्यक्ति के विकास और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अनुप्रयोग क्या-क्या हैं? तो शिक्षा में, मनोविज्ञान में और व्यावसायिक प्रशिक्षण में है ही है। अभ्यास का सिद्धांत, अगला सिद्धांत जो है वो है अभ्यास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कहा है, भाषा एक कौशल है और उसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। यहीं पर बात याद आती है मुझे कि करत करत अभ्यास के जड़ीमति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये है कि बार बार अभ्यास करने से एक जड़ बुद्धि का भी बालक कुशाग्र बुद्धि का हो सकता है। वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे एक रेशम की डोर बार बार पत्थर पर, सील मतलब होता है पत्थर पर आने से अपना निशान छोड़ देती हैं, वैसे ही बार-बार अभ्यास करने से कोई व्यक्ति निपुण हो सकता है। भाषा के कलात्मक एवं भावात्मक, याद रखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। भाषा के कलात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। अब चाहे कलात्मक हो चाहे भावात्मक हो, कलात्मक मतलब होता है आप उसको कैसे लिख रहे हो, कैसे समझ रहे हो और आपने क्या आत्मसात किया है, उन दोनों पक्षों की बात करता है। अभ्यास ही एक ऐसा साधन है, अभ्यास के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार और कौशल, भाषाई कौशलों को निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है, जिसमें व्यवहार भी आते हैं और कौशल भी आते हैं। जैसे भाषाई कौशल में लिखना, पढ़ना, बोलना, इन सब चीजों को बेहतर किया जा सकता है। इसलिए एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को लेख आधारित कार्य कराए। यहाँ से क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन आएगा कि एक शिक्षक को या आप शिक्षक है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को किस तरह से व्यवहारिक शिक्षा देंगे या उनके लिए किस प्रकार से कार्य करें कि उनकी अभ्यासशीलता बढ़े। तो लेखन आधारित कार्य से उनकी अभ्यासशीलता को बढ़ाया जा सकता है। इसके प्रमुख समर्थक थे थॉर्नडाइक, स्किनर और गेसेल। मुख्य बिंदु में क्या-क्या है? तो यहाँ देखते हैं, अभ्यास से सीखना, कौशल विकास, अनुभव से सीखना और पुनरावृत्ति से सीखना। ये मुख्य बिंदु पर काम करता है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास के सिद्धांत के अनुप्रयोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में क्यों है? तो आपको मालूम है एक खिलाड़ी तब तक पारंगत नहीं कहलाता है जब तक वो बार-बार प्रैक्टिस नहीं करता। प्रैक्टिस परफेक्ट मेन, मतलब प्रैक्टिस ही जो है किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, अभ्यास ही। आप लोग अगर देखें, कई सारे ऐसे महान खिलाड़ी हुए हैं जिसमें कुछ नाम मैं आपको गिना देता हूँ, जैसे विराट कोहली है, मिस्टर सचिन तेंदुलकर है, वीवीएस लक्ष्मण साहब हैं, राहुल द्रविड़ जी हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आप जाने तो एंडरसन वगैरह हैं, और भी बहुत सारे टेनिस के खिलाड़ी हैं, है ना? और विलियम्स बहनें जिसको कहते हैं। तो जिन लोगों ने बहुत अभ्यास किए हैं, खूब अभ्यास करते हैं, है ना? यही बात मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग एमसीक्यूज लगाइए। पढ़ना अपनी जगह है, एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में और व्यक्तिगत विकास के लिए भी इसकी अनुप्रयोगिता होती है। छठवां सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटिशन करना, पुनरावृत्ति करना, दोहराना। मनोवैज्ञानिक प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी ही देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है या दिया जाना चाहिए। मुख्य बिंदु क्या-क्या है? आवृत्ति से सीखना बड़ा आसान हो जाता है, याद रखने में मदद मिलती है, पुनरावृत्ति से सीखना ठीक हो सकता है और स्थायी सीखना भी होता है। अगला देखिए, अगला है साहचर्य का सिद्धांत क्या कहता है? बच्चे दूसरे को सुनकर बोलना तो सीख ही लेते हैं, सीखते ही रहते हैं, किंतु इस प्रकार
कि अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा के बोलने वालों का साहचर्य मिलना आवश्यक है। साहचर्य का मतलब होता है एक तरह से साथ में चलकर, साथ-साथ में चलने वाली चीज़ें। अगर मान लीजिए उसने भाषा परिवेश में कुछ चीज़ें सीखी है, जिसको हम लोग माहौल कहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, तो एक व्यक्ति अगर इंग्लिश बोल रहा है और 2 लोग बोल रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाएँगे, तो वो डरे-सहमे से रहेंगे। और वहीं अगर पूरी कक्षा में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर उनके साथ क्या है साहचर्य हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। वो किसी से भी फिर बातें आसानी से कर सकते हैं। और वहीं अगर केवल 1-2 लोग ही जानने वाले हैं कक्षा में, तो फिर वो बंध जो है वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर एक बच्चा नहीं आया, तो जो बच्चा इंग्लिश में ही बातचीत करता है, लिखता-पढ़ता समझता है, तो वो बाकी लोगों से तो बातचीत ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर इसी को कहते हैं साहचर्य का सिद्धांत। बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ ये उदाहरण है बेटा, पहचाना तब सीख सकेगा जब माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ और पिताजी के उच्चारण के साथ स्वयं पिताजी सामने दिखे। तब उसको साहचर्य कहते हैं। जब तक शब्दों व आप लोगों ने याद सुना होगा वाटसन का एक प्रैक्टिकल किया था उन्होंने अपने बच्चे पर व्यवहारवादी सिद्धांत पर। जब अल्बर्ट पर किया था कि एक वो खरगोश के साथ रहता है और खरगोश के साथ एक डरावनी आवाज को फिर उन्होंने दिखाया तो वो खरगोश से डरने लगा था। ये प्रैक्टिकल आप वहाँ पढ़ेंगे सीडीपी में। जब तक शब्दों व वस्तुओं के बीच वह संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा, तब तक उसका समग्र रूप से भाषाई विकास होना कठिन है। इसी को कहते हैं अगर जैसे मान लीजिए बोलने वालों की संख्या अगर हिंदी में भी बात करें, हम लोग कई सारे लोग जो होते हैं ना कक्षाओं में भी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। यदि वहीं पर कक्षा में शिक्षक और कुछ छात्र क्लिष्ट हिंदी, साफ-सुथरी हिंदी बोलना शुरू करें, तो धीरे-धीरे सभी लोग बोलना शुरू कर देंगे। साहचर्य का सिद्धांत क्या है? साहचर्य सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति अपने वातावरण में मौजूद दूसरों की क्रिया और व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं। साहचर्य के सिद्धांत प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन-कौन थे? तो बंडूरा थे, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की थे। अगला है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा कौशल में छात्रों को निपुण करना है, जिसमें लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना आप लोगों ने ये सब सुने होंगे। है ना? सुनना एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग तो ये एल एस आर डब्ल्यू ये सीखना तो भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं श्रवण सुनना बोलना, पढ़ना, लिखना एवं ये कौशल होते हैं। ये सभी भाषा कौशल आपस में एक-दूसरे से संबद्ध होते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक कौशल कमज़ोर है, तो बाकी तीनों पर भी असर पड़ेगा। अतः इन सभी का समुचित ज्ञान आवश्यक है। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल के प्रयोग में निपुण और अन्य में असमर्थ होता है, तो उसे शिक्षण की असफलता ही मानी जाएगी। मतलब उसमें वो शिक्षण प्राप्त नहीं हो पाया। इन सभी कौशलों में निपुणता का अनुपात सही होना चाहिए। इसी को कहते हैं अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत सिलेक्शन थ्योरी हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाना चाहिए इस बात का अध्यापक को भली-भांति से ज्ञान होना चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों के लिए सरल और सहज बनाया जाए, इस बात का भी उसे बड़े आसानी से ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे सरलतापूर्वक विषय वस्तु को समझा सके और बच्चे आसानी से समझ सकें। इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो रूप अधिक प्रभावकारी हो, उसका चयन करना चाहिए जिससे छात्र को लाभ मिल सके या छात्र लाभान्वित हो सके। चयन का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति अपने वातावरण में कैसे जानकारी का चयन करता है और कैसे वह अपने सीखने और व्यवहार को प्रभावित भी कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा जिस चीज़ में बड़ा उसको सीखने में मदद मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है ना, वो सब्जेक्ट उसके बड़े प्रिय होते हैं, टीचर भी बड़े प्रिय होते हैं। तो वो उसमें बहुत मज़ेदार तरीके से काम करता है ना? ऐसी वाली बात। चयन का सिद्धांत क्या है? देखो इसके कुछ प्रश्नोत्तर मैंने यहाँ लिख कर रखे हैं। एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। चयन का सिद्धांत क्या है? चयन का सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति अपने वातावरण में से कुछ विशिष्ट जानकारी या अनुभव का चयन करता है और उन्हें अपने सीखने और व्यवहार में शामिल कर लेता है। चयन के सिद्धांत के प्रमुख वैज्ञानिक कौन-कौन थे? वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और बंडूरा थे। चयन के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या कहते हैं? तो चयन की प्रक्रिया, ध्यान केंद्रित करना, सीखने की प्रक्रिया और व्यवहार में परिवर्तन। चयन के सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या-क्या हैं? तो शिक्षा में, मनोविज्ञान में, व्यावसायिक प्रशिक्षण में और व्यक्तिगत प्रयास में।
चयन के सिद्धांत के प्रकार क्या-क्या होते हैं? तो सकारात्मक चयन, नकारात्मक और तटस्थ चयन। चयन की सिद्धांत की सीमाएँ कौन-कौन सी है? तो व्यक्तिगत भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता और परिस्थितियों की जटिलता। चयन के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? तो छात्रों को सीखने में मदद करने, शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियों का विकास करने में भी मदद करता है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, ये मनोविज्ञान की देन है। भाषा शिक्षण के समय इस बात का पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक ही हो। अपन ने त्रिआयामी शिक्षा देखी है। अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्मविभोर नहीं हो जाना चाहिए कि बालक विस्मृति हो जाए। मतलब अगर टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते टीचर इतना खो ना जाए कि बच्चे को भूल जाए कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, है ना? इस बात का विशेष ख्याल रखें। बल्कि उसके शिक्षण का केंद्र बालक ही होना चाहिए। बालक शिक्षक में या शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि और उनके स्तर का ध्यान रखकर ही हमें अध्यापन का कार्य करना चाहिए और जैसी आवश्यक चीजें होगी वो हमें लेनी चाहिए पढ़ाने के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो उत्तर ये कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत एक शैक्षिक सिद्धांत है जो बच्चों की आवश्यकताओं, रुचि और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। बाल केंद्रितता के सिद्धांत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन-कौन रहे? तो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, अल्ब्रेक्ट एडलर और कार्ल रोजर्स। बाल केंद्रितता के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या-क्या है? तो बच्चों की आवश्यकताओं को समझना, उनकी रुचियों को बढ़ावा देना, क्षमताओं को विकसित करना और स्वतंत्र सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। बाल केंद्रितता के सिद्धांत के लाभ क्या-क्या हैं? तो बच्चों की रुचि और उत्साह को बढ़ाना, सीखने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सामाजिक कौशल भी विकसित होता है। बाल केंद्रितता के सिद्धांत का महत्व क्या है? तो बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने से उनकी सीखने की क्षमता और व्यक्तिगत विकास में सुधार होता है, यही उसका महत्व है। बाल केंद्रितता के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? तो बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का उपयोग करने से बच्चे की सीखने की क्षमता बढ़ती है, यही शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। मनोविज्ञान में क्या महत्व है? तो मनोविज्ञान में आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। इस सिद्धांत का व्यावसायिक प्रशिक्षण में क्या महत्व है? तो बालकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने से उनकी क्षमताओं का विकास होता है, तो उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आसान हो जाए। अगला है मातृभाषा शिक्षण। मातृभाषा शिक्षण का मतलब होता है कि बच्चों को कक्षा में मातृभाषा में समझाने का प्रयास करें। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह सिद्ध किया है कि विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय उनकी मातृभाषा का प्रयोग करें या वो जो क्षेत्रीय बोली होती है उसका प्रयोग करें। वह शीघ्रतापूर्वक अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। इससे क्या लाभ होगा कि बच्चे की जो ज्ञान की वृद्धि है वो तीव्र होगी और स्थायी रूप से भी हो सकता है। इस मत के पीछे उनका तर्क है कि मातृभाषा में शिक्षा कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तु का संबंध स्थापित करता है, जिससे कि उनके विचार स्थायी रूप से निर्मित हो जाते हैं। ऐसा कहने का आशय। मातृभाषा शिक्षा के मुख्य बिंदु क्या है? तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सरलता से समझने में, आसानी से समझने में मदद मिलती है, सामाजिक एकता बढ़ती है और व्यक्तिगत विकास भी होता है। पुनर्बलन का सिद्धांत क्या कहता है? जिसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि बच्चा जब कोई कार्य कर रहा होता है तो आप उसको कैसे पुनर्बलित करते हैं। जैसे मान लीजिए पुनर्बलन के लिए उसे बीच-बीच में शाबाशी दे देना, पीठ थपथपा देना, ये सब बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम होते हैं या कभी चॉकलेट दे देना, कभी पेन दे देना, ये सब भी कर सकते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जब अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती है, मतलब अधिगमकर्ता मतलब बच्चे, छात्र को छात्र को सफलता मिलती है, तब वह उत्साहित होकर सीखता रहता है। उसकी सफलता ही उसके मनोबल में वृद्धि करके उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर कर देता है। पुनर्बलन का सिद्धांत यह कहता है कि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि व्यक्ति के व्यवहार को पुरस्कार, दंड या अन्य परिणामों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया कि ये क्या था। प्रमुख मनोवैज्ञानिक का कहना है, इसके मनोवैज्ञानिक समर्थन में थे स्किनर, वाटसन और क्लार्क हल। अगला देखिए, प्रमुख बिंदु क्या-क्या है? पुरस्कार, दंड, अनुकूलन और सीखने की प्रक्रिया। ये इस सिद्धांत में मदद करते। पुनर्बलन के प्रकार क्या है?
तो सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन और तटस्थ पुनर्बलन। अगला है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। कक्षा के सभी छात्रों में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, किसी का वाचन ठीक नहीं होता तो किसी का लेखन अशुद्ध होता है। कोई मौन पाठन नहीं कर पाता तो कोई कई बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सभी व्यक्तिक भिन्नताओं एवं कठिनाई को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय और अलग होता है और अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है। इसके प्रयोगकर्ता थे एडलर, रोजर्स, अल्पोर्ट। भिन्नता के प्रकार है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। चलिए इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इति श्री जय हिंद।